दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसे एक एक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, तो आप जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू मच इज़ बैड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? टू मच का मतलब होता है अधिक या फिर बहुत ज़्यादा। टू मच इज़ बैड मतलब कि किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है उसे टू मच कहा जाता है। टू मच मतलब कि जो बहुत ज़्यादा होता है, इज़ बैड बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा होता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ पैस्चर नियर आ जंगल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले कई बार बता चुका हूँ। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं। तो इस तरह का जो भी वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वहाँ किसी भी वर्ब का, किसी क्रिया का इस्तेमाल आप नहीं देखेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं या कोई वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं और उसकी शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग सिर्फ वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं। देयर वॉज अ पेस्चर नियर अ जंगल। दोस्तों, पेस्चर का मतलब होता है एक हरे घास का मैदान, उसे पेस्चर कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज ए पेस्चर नियर अ जंगल मतलब एक जंगल के पास एक हरी घास का मैदान था। द कैटल फ्रॉम द नियर बाय विलेज केम देयर टू ग्रेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कैटल का मतलब क्या होता है? पशु, मवेशी, जो जानवर वगैरह पाले जाते हैं दूध वगैरह के लिए या खेती किसानी के लिए, उन्हें कैटल कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में हम मवेशी कहते हैं। द कैटल फ्रॉम द नियर बाई विलेज। और जो कैटल होते थे, मवेशी होते थे, फ्रॉम द नियर बाई विलेज मतलब कि पास के गाँव से, केम देयर वो वहाँ पर आते थे, टू ग्रेज चरने के लिए। और दोस्तों, ये जो वर्ड है GRZE, आप इसे नोट कर सकते हैं। ग्रेज का मतलब होता है चरना। जो पशु घास वगैरह चरते हैं इस प्रक्रिया को ग्रेज कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो मवेशी थे वो पास के गाँव से वहाँ आते थे, केम देयर वहाँ आते थे, टू ग्रेज चरने के लिए वहाँ पर आते थे। आगे देखिए। द शेफर्ड्स प्लेड वाइल द कैटल ग्रेज्ड। क्या मतलब हुआ? और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। दोस्तों, शेफर्ड का मतलब होता है मवेशी। ऐसा व्यक्ति जो मवेशियों को, गाय भैंसों को जो चराता है, गाय बकरियों को, उसे शेफर्ड कहा जाता है इंग्लिश में, जिसकी हिंदी होती है चरवाहा या फिर कह सकते हैं गडेरिया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द शेफर्ड्स प्लेड, जो शेफर्ड्स होते थे मतलब जो मवेशी चराने वाले होते थे, चरवाहे होते थे, प्लेड वो खेलते थे, वाइल द कैटल ग्रेज्ड, वाइल मतलब दौरान, वाइल द कैटल ग्रेज मतलब जब मवेशी चरते थे तो उस दौरान जो चरवाहे होते थे वो खेलते थे। चलिए आगे देखिए। एट वन प्लेस देयर एन ओल्ड ट्री हैड फॉलन। क्या मतलब हुआ? एट वन प्लेस देयर, देयर मतलब वहाँ, और एट वन प्लेस देयर मतलब वहाँ पर एक स्थान पर। एट वन प्लेस देयर मतलब वहाँ पर एक स्थान पर। एन ओल्ड ट्री हैड फॉलन। दोस्तों, यहाँ पर इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है।
और ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया, कोई भी काम पूरा हो चुका था, तो इस तरह का जो वाक्य है जो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जो फिर किया था, गया था, चुका था वगैरह उसके टेल पर आप देखेंगे। तो इस तरह के जो भी वाक्य होंगे जहाँ पर किया था, गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिस तरह के वाक्य आएंगे तो ये भी ये जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, और जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो हमेशा ही वहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हेड के अलावा कोई दूसरी हेल्पिंग ऑफ नहीं है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आपको हेड का प्रयोग करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। FALL फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है फॉलन। आप चाहें तो सेकंड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं FELL। फिलहाल ये थर्ड फॉर्म है। और आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब आप कोई भी परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट हो, वहाँ पर हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये फिलहाल हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एन ओल्ड ट्री हैड फॉलन, मतलब एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एट वन प्लेस देयर एन ओल्ड ट्री हैड फॉलन, मतलब वहाँ पर एक स्थान पर एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था। देयर वॉज आ होलो इन इट्स ट्रंक विद आ नैरो ओपनिंग, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं और यदि उसकी शुरुआत देर से होती है तो देर का जो वहाँ पर कोई भी मतलब नहीं निकाला जाता है, उसे मात्र वाक्य को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और होलो का मतलब होता है खोखला, कोई भी ऐसी चीज़ को खोखली हो उसे होलो कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए होलो, मतलब होलो का मतलब खोखला या छेद। देयर वॉज ए होलो मतलब एक छेद था, खोखला स्थान था। इन इट्स ट्रंक मतलब उसके तने में। विद अ नैरो ओपनिंग, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, बहुत ही जो पतला होता है जिसे हम हिंदी में संकीर्ण कहते हैं उसे नैरो कहा जाता है। विद ए नैरो ओपनिंग, बहुत ही संकीर्ण ओपनिंग से, मतलब जो उसका जो ओपनिंग थी, जो उसका मुंह था वो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज ए होलो इन इट्स ट्रंक विद ए नैरो ओपनिंग, मतलब उसके तने में एक होलो था, एक छेद था, एक खोखला स्थान था। विद अ नैरो ओपनिंग, बहुत ही संकीर्ण मतलब मुंह से, और उसका जो मुंह था बहुत ही संकीर्ण था, मतलब छोटा था। चलिए आगे देखिए। द शेफर्ड्स यूज्ड टू पुट देयर लंच पैकेट्स इन द होलो विच दे रिट्रीव्ड एट द लंच टाइम एंड सेट टुगेदर टू ईट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और अक्सर आपने इस तरह के वाक्य सुने भी होंगे और आपने बहुत सारे इस तरह के वाक्य बनाए होंगे। यूज टू का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब आप पास्ट के अंदर किसी भी हैबिट को, किसी भी कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी क्रिया को निरंतर किया करता था, तब वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द शेफर्ड्स यूज टू पुट देयर लंच पैकेट्स इन द होलो, मतलब जो चरवाहे थे यूज टू पुट देयर लंच पैकेट्स, वो अपने जो उनके लंच के जो पैकेट्स होते थे, लंच उनके जो भोजन के लंच के जो पैकेट्स होते थे वो रख देते थे इन द होलो, उस छेद में, उस खोखले स्थान पर रख दिया करते थे। विच दे रिट्रीव्ड, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः किसी चीज़ को प्राप्त करना, दोबारा से किसी चीज़ को लेना, उसे रिट्रीव कहा जाता है। विच दे रिट्रीव, जिसे वो निकाल लेते थे एट द लंच टाइम, लंच के समय पर। एंड सेट, और बैठ जाते थे टुगेदर, एक साथ, टू ईट, खाने के लिए। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो चरवाहे थे वो क्या करते थे, वो अपने लंच के पैकेट्स को इस होलो में, छेद में रख दिया करते थे, जिसे वो बाद में मतलब रिट्रीव कर लिया करते थे लंच के समय, और वो बैठ जाते थे एक साथ खाना खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, आ फॉक्स हैपेंड टू कम देयर जस्ट बिफोर नून, क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य के अंदर हैपेंड का जो यूज़ किया गया है स्ट्रक्चर के तौर पर, और हैपेंड का प्रयोग जब किया जाता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये शो करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई क्रिया की और वो भी बिना योजना के की। जब कोई काम अचानक हो, अपने आप हो, बिना योजना के हो, तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। यदि ऐसा वाक्य पास्ट में आए तो हैपेंड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, आ फॉक्स, एक लोमड़ी, अ फॉक्स हैपेंड टू कम देयर, मतलब एक लोमड़ी का वहाँ पर आना हुआ,
जस्ट बिफोर नून, नून मतलब दोपहर, मतलब ठीक दोपहर से पहले। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक लोमड़ी का वहाँ पर आना हुआ जस्ट बिफोर नून, ठीक दोपहर से पहले। शी वॉज हंग्री। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में जो हंग्री है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भूखा या भूखी, इसको लेकर वाक्य को बनाया गया है। शी वॉज हंग्री मतलब वह भूखी थी। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप इस चीज़ का याद रखें कि जब आप सिंपल प्रेजेंट में या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य को बनाते हैं, और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को आप नोट करें, और जब आप इसे नोट भी करें, और उसके अलावा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या इस बारे में आपको पहले पता था या नहीं पता था। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं, और यदि वहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप हमेशा ये बात याद रखें कि जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं और साथ में आप कोई भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, तो वहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आप पहले से जानते थे या नहीं। तो क्या मतलब हुआ, शी वॉज हंग्री मतलब वह भूखी थी। शी सेंस्ड स्मेल ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम द होलो। क्या मतलब हुआ, सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लग जाना, पता लग जाना। शी सेंस्ड मतलब कि उसे वह समझ गई, उसे पता लग गया। सेंस्ड स्मेल ऑफ फूड मतलब उसे जो खाने की जो गंध थी, फूड की मतलब जो खाने की जो गंध थी, स्मेल थी उस भोजन की, शी सेंस्ड वो समझ गई, उसे पता चल गया। कमिंग फ्रॉम जो कि आ रही थी, फ्रॉम द होलो उस छेद में से आ रही थी। चलिए आगे देखिए, द फॉक्स स्क्वीज्ड इनटू द होलो। दोस्तों स्क्वीज़ का मतलब वैसे होता है निचोड़ना, और जब कोई भी पशु या व्यक्ति अपने शरीर को बिल्कुल ही पिचका लेता है किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर जाने की बहुत ही कम जगह हो, तो उसे स्क्वीज़ कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द फॉक्स स्क्वीज्ड इनटू द होलो। वो जो लोमड़ी थी वो स्क्वीज़ करके मतलब अपने बदन को एकदम सिकुड़ा कर चली गई, कहाँ, इनटू द होलो उस छेद में चली गई। शी वॉज लीन बिकॉज ऑफ हंगर। लीन का मतलब होता है पतला दुबला, शी वॉज लीन मतलब वह पतली दुबली थी। बिकॉज ऑफ हंगर मतलब भूख के कारण। सो इसलिए गोइंग इन मतलब जो अंदर जाना था, वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सो गोइंग इन वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट मतलब इसलिए जो अंदर जाना था वो इतना कठिन नहीं था। चलिए आगे देखिए, शी गोबल्ड अप द एंटायर फूड। दोस्तों गोबल का मतलब GOBBLE, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ED लगाने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गोबल अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत जल्दी खाना, उसे गोबल अप कहा जाता है। शी गोबल्ड अप द एंटायर फूड, उसने बहुत मतलब कि खाने को जो गोबल्ड अप द एंटायर फूड, उसने सारे खाने को बहुत जल्दी खा लिया, मतलब कि निगल गई। शी फाउंड देयर, जो उसे वहाँ पर मिला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, शी गोबल्ड अप द एंटायर फूड शी फाउंड देयर मतलब उसे वहाँ जो भी खाना मिला उसे वो खा गई, उसे वो चट कर गई। इट वॉज आ ग्रेट क्वांटिटी, और ये जो थी इट वॉज ए ग्रेट क्वांटिटी, एक बड़ी मात्रा थी। बीइंग द लंच ऑफ 15 शेवर्ड्स, जो कि क्या थी, 15 चरवाहों का वो लंच थी। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो लंच की जो मात्रा थी, जो खाने की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो जो लंच था वो कितना, वो 15 चरवाहों के लिए था। शी वॉज नाउ ब्लोटेड विद फूड, ब्लोट का मतलब होता है मोटा हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। शी वॉज नाउ ब्लोटेड विद फूड, अब वो जो थी वो खाने के कारण मोटी हो गई थी। एंड कुड नॉट कम आउट, और वो बाहर नहीं आ सकी। ऑफ द नैरो होल, उस छोटे से, उस पतले से, मतलब उस संकीर्ण छेद से वो बाहर नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने की वजह से वो मोटी हो गई थी। चलिए आगे देखिए, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ट्राई हार्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, बहुत कोशिश करना। शी ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट फेल्ड लेकिन वो विफल हो गई। चलिए आगे देखिए, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान।
द शेफर्ड्स अराइव्ड फॉर देयर लंच, क्या मतलब हुआ कि इस दौरान जो शेफर्ड्स थे, मतलब जो चरवाहे थे, अराइव्ड वो आ गए, फॉर देयर लंच वो अपने लंच के लिए आ गए। चलिए आगे देखिए। वन लुक एट ट्रैप्ड फॉक्स टोल्ड दैम दैट देयर फूड वॉज गॉन, क्या मतलब हुआ कि वन लुक एट ट्रैप्ड फॉक्स, जो एक नज़र थी किस पर, एक नज़र थी मतलब कि ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसी हुई, मतलब उस फंसी हुई लोमड़ी पर जो एक नज़र थी, उसने क्या उन्हें बता दिया कि जो उनका खाना है, देयर फूड वॉज गॉन, वो जा चुका है। द हंग्री एंड एंग्री शेफर्ड्स बीट द फॉक्स टू डेथ, क्या मतलब हुआ कि जो भूखे और जो ये क्रोधित चरवाहे थे, बीट द फॉक्स टू डेथ, उन्होंने पीट कर उस लोमड़ी को मार दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो भूखे और क्रोधित, मतलब जो गुस्से में ये जो चरवाहे थे, उन्होंने पीट कर लोमड़ी को मार दिया। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है? टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्या मतलब हुआ? टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब हर चीज़ की जो अधिकता होती है, मतलब किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है वो ख़राब होती है। तो दोस्तों ये इस कहानी का मॉरल था, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर सीखने को मिला हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।